वेलकम टू अवर चैनल लीगल दोस्त यूबी मीडिया। मैं गिरीश पटवर्धन। मैंने पिछली बार जो आपसे बातचीत की थी वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में थी। आज मैं उससे आगे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी श्रमिक को कोई मामला श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना हो तो वह किस प्रकार कर सकता है, इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। कई तरह के विवाद होते हैं जो श्रमिक और उनके नियोक्ता के बीच होते हैं। सबसे पहला जो विवाद होता है वह काम से बंद करने के बारे में होता है, सेवा समाप्ति के बारे में होता है। सेवा समाप्ति दो तीन तरीके से हो सकती है। एक तरीका जो होता है वो ये होता है कि नियोक्ता ने आरोप पत्र देकर जांच संपादित कर किसी की सेवाएं समाप्त की है। दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि किसी निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति थी और उसी अवधि में उसने काम किया, उसके बाद उसकी नौकरी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, उसे बंद कर दिया गया। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो मुख्य नियोक्ता है उस मुख्य नियोक्ता के निर्देश पर उसके ठेकेदार ने काम से बंद कर दिया। इस तरह के विवाद होते हैं और इन विवादों के निराकरण के लिए जो मशीनरी बनाई गई है वह मशीनरी सबसे पहला जो पायदान है वह कंसिलिएशन ऑफिसर या समझौता अधिकारी होता है। कोई भी श्रमिक जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं वह स्वयं या अपने यूनियन के माध्यम से एक विवाद प्रस्तुत कर सकता है समझौता अधिकारी के सामने। और धारा 2A में ऐसा प्रावधान है कि ऐसा विवाद प्रस्तुत होने पर यदि 45 दिन में उस प्रकरण को श्रम न्यायालय को संदर्भित नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित कर्मचारी है वह स्वयं अपना विवाद लेकर श्रम न्यायालय के समक्ष जा सकता है। श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर ये कह सकता है कि साहब मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, मेरी सेवा समाप्ति हुई है और इसका प्रकरण मैंने समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, किंतु उस प्रकरण को में कोई समझौता नहीं हो सका है, इसलिए उसका निराकरण करने हेतु उसे श्रम न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाए। और ये जो इस तरह का विवाद होगा वह श्रम न्यायालय के जो श्रम न्यायाधीश हैं उनके लिए आवश्यक होगा कि वे ऐसे विवाद को पंजीकृत करें और उसके आधार पर प्रकरण को चलाएं। दूसरा जो तरीका है वह तरीका इस प्रकार से है कि समझौता अधिकारी के समक्ष जो है वो समझौता कार्रवाई आरंभ होती है और उसके बाद समझौता अधिकारी उस विवाद को राज्य शासन को भेजते हैं और राज्य शासन उस विवाद को संदर्भित करता है श्रम न्यायालय को। तो इस प्रकार सेवा समाप्ति के संबंध में दो तरीकों से श्रम न्यायालय में प्रकरण आएगा। या तो श्रम न्यायालय या तो श्रमिक स्वयं अपना विवाद प्रस्तुत करे या राज्य शासन के माध्यम से वह विवाद श्रम न्यायालय को जाए। इस तरह का दावा श्रम न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद या रेफरेंस श्रम न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद ये अधिकार होगा श्रमिक को कि वह अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या दावा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसमें वह कब से वह नौकरी में था, किस कारण से उसे काम से बंद किया गया, काम से बंद करने का जो कारण है वह किस प्रकार गलत है, जो कार्रवाई है नियोक्ता की वह किस प्रकार गलत है, इसके बारे में वर्णन करेगा। और कहीं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके संबंध में भी अपनी बात कहेगा और अंत में खुद स्वयं के लिए नौकरी पर रखे जाने के लिए एक निवेदन प्रार्थना करेगा। ऐसा दावा प्रस्तुत होने पर उसका सूचना पत्र जो है वो नियोक्ता को जारी होता है। नियोक्ता अपनी ओर से अपना उत्तर प्रस्तुत करता है और उस उत्तर प्रस्तुत होने के बाद उन दोनों प्लीडिंग्स के आधार पर जो अभिवचन है उनके आधार पर इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, वाद पद तय किए जाते हैं और उसके संबंध में श्रम न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह साक्ष्य भी जो है प्रस्तुत करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक न्यायालय में कथन के द्वारा, दूसरा शपथ पत्र के द्वारा। और इन किसी भी तरीके से जो बयान होगा उस पर पूर्व परीक्षण का अधिकार दूसरे पक्ष को होता है और ये पूरी कार्रवाई होने के बाद प्रकरण जो है वो तर्क के लिए नियत होता है और तर्क के उपरांत प्रकरण का निर्णय के लिए श्रम न्यायाधीश जो है उसे सुरक्षित करते हैं अपने पास और उसके बाद निर्णय देते हैं। निर्णय करने के बाद वह निर्णय राज्य शासन को भेजा जाता है। राज्य शासन उक्त निर्णय प्राप्त होने की सूचना श्रम न्यायाधीश को देते हैं और उसके आधार पर निर्णय की उद्घोषणा न्यायालय में की जाती है। तो ये जो मैंने अभी आपको एक प्रक्रिया समझाई, यह प्रक्रिया सेवा समाप्ति से संबंधित प्रकरणों के बारे में है। इसी प्रकार
यूनियन के द्वारा वेतन वृद्धि के संबंध में, श्रमिकों के नियमितीकरण के संबंध में श्रम पदाधिकारी या समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। और उसका तरीका भी ऑलमोस्ट यही है, लगभग यही तरीका है। लेकिन जो जैसा मैंने आपको बताया था कि 45 दिन तक अगर श्रम पदाधिकारी उस पर कोई निर्णय न ले तो जो सीधे तौर पर श्रम न्यायालय में हम ले जा सकते हैं सेवा समाप्ति का प्रकरण, ऐसा प्रकरण जो अन्य सेवा समाप्ति से इतर अन्य प्रकरण हैं वे इस तरह से नहीं जा पाएंगे। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि श्रम न्यायालय में सिर्फ रेफरेंस के द्वारा ही यह प्रकरण जा सकेगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। फिर श्रम न्यायालय में प्रकरण जाने के बाद वही बात वापिस आती है कि जो यूनियन है वह अपनी तरफ से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत करेगी, उसका सूचना पत्र नियोक्ता को जाएगा, उसका उत्तर नियोक्ता की ओर से प्राप्त होगा और उसके बाद में दोनों पक्षों के बयान लिए जाएंगे, कथन होंगे और उन कथनों के बाद निर्णय होगा। जो तीसरा प्रकार है वह तीसरा प्रकार एक और है जहां नियोक्ता द्वारा एक परिवर्तन का सूचना पत्र दिया जाता है धारा 9A के अंतर्गत, और वो जो वहाँ लागू प्रथाएं हैं उन प्रथाओं में भी परिवर्तन की मांग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वह विवाद भी नियोक्ता के कहने पर श्रम न्यायालय को संदर्भित हो सकते हैं और वहां पर भी प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी होगी। वहां पर नियोक्ता अपनी ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत करेगा और यूनियन को उसका उत्तर प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहले साक्ष्य नियोक्ता की होगी, उसके ऊपर दूसरी जो साक्ष्य है वह यूनियन की तरफ से होगी एवं उसके बाद न्यायालय की ओर से उसके ऊपर आदेश किया जाएगा। एक और लिटिगेशन होता है जो श्रम न्यायालय में होता है जिसे हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कहते हैं या वसूली की कार्रवाई कहते हैं। ये वसूली की कार्रवाई उन प्रकरणों में होती है जहां किसी केस में पहले से फैसला हो चुका हो। जहां फैसला हो चुका हो वहां पर उसके लिए धारा 33C(2) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र जो प्रभावित श्रमिक है वह प्रस्तुत करता है, बताता है कि उसके पक्ष में एक आदेश हो चुका है और आदेश होने के बाद भी नियोक्ता की ओर से उस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो वेतन भुगतान उसे होना चाहिए था वह नहीं हुआ है और उसके आधार पर वह प्रकरण दर्ज किया जाता है, नोटिस जारी होते हैं नियोक्ता को। न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, साक्ष्य ग्रहण करने के बाद यह निर्णय दिया जाता है कि कुल कितने रकम की पात्रता है और उसके आधार पर उसे कितनी रकम दिलाई जा सकती है। मैं इसके आगे ये तो मैंने आपके समक्ष जो बताया, ये श्रम न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया क्या होगी ये बताया। आप लोगों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि श्रम न्यायालय का जो निर्णय है वह अंतिम होता है। यानी अगर आपको उसे कहीं चुनौती देना है तो उसे चुनौती देने के लिए आपको सीधा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर करना होगी जो अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर होती है और उसी के आधार पर उसकी सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को सूचना पत्र जारी होते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा उसके अंदर निर्णय किए जाते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया हुई श्रम न्यायालय के समझे। अब एक जो दूसरी जो एक मशीनरी है वह औद्योगिक न्यायाधिकरण है। तो जो औद्योगिक न्यायाधिकरण में विवाद आते हैं वे सामान्यतः वेतन वृद्धि से संबंधित विवाद होते हैं या नियमितीकरण से संबंधित विवाद होते हैं, लेकिन ये विवाद सिर्फ वे विवाद होंगे जो 100 या 100 से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करते हैं। यानी जो जहां श्रमिकों के प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या 100 से कम हो वहां वह विवाद जाएगा श्रम न्यायालय के समक्ष। यदि प्रभावित होने वाले श्रमिकों की संख्या 100 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में वह विवाद जाएगा औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष। औद्योगिक न्यायाधिकरण सामान्यतः प्रत्येक प्रदेश में गिने चुने होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में सिर्फ एक ही न्यायाधिकरण है, लेकिन संभावना है कि आगे 2-3 न्यायाधिकरण बने। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी संभागीय स्तर पर या इस तरह से न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं और उन न्यायाधिकरणों में विवाद संदर्भित होते हैं और जो तरीका है विवाद के निर्णय के लिए वह वही होता है जो श्रम न्यायालय में होता है। एक पक्ष अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत करेगा, दूसरा पक्ष उसका उत्तर देगा, दोनों पक्षों के कथन लिए जाएंगे और उसके बाद तर्क सुनने के बाद न्यायाधिकरण द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा। जो औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय है कोई भी अंतिम होते हैं। इसे भी चुनौती देने के लिए धारा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही याचिका दायर हो सकती है और उच्च न्यायालय द्वारा ही उसे निर्णित किया जाता है।
मैंने आपको एक प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया है। ये प्रक्रिया अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो संपर्क आप अपने आसपास जो भी अधिवक्ता हैं उनसे कर सकते हैं। वे आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस तरह के विवादों का निराकरण किस प्रकार होगा। और ऐसे विवाद जब से अगर आपको कभी नहीं चाहते कि आपको कभी इस तरह का मौका पड़े कि आपको किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता हो, लेकिन अगर ऐसी आवश्यकता होती है तो फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से इसके बारे में सलाह लें और उसके आधार पर कार्रवाई करें। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में, जिसे हिंदी में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहते हैं। ये एक केंद्रीय अधिनियम है जो मध्य प्रदेश और अन्य सभी राज्यों में जो मजदूर और मालिक इनके बीच के औद्योगिक संबंधों के लिए बनाया गया है। ये जो अधिनियम है ये 1947 में बनाया गया था और इसके बनाए जाने के बाद इसमें कई संशोधन हुए हैं और उन संशोधनों के बाद आज एक नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है और उस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को लागू करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो सका है। तो आज की स्थिति यह है कि पूरे देश में सभी मजदूरों के और मालिकों के संबंधों के लिए ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लागू होता है। मुख्यतः इसमें दो तरह के विवाद होते हैं। एक विवाद वो जो किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत विवाद है, जैसे उसे नौकरी से निकालने के बारे में, उसके प्रमोशन के संबंध में, उसे नियमित न किए जाने के संबंध में, इस तरह के वैयक्तिक विवाद होते हैं। तथा दूसरे तरीके के यूनियन संबंधी विवाद होते हैं जिसके अंदर सभी मजदूरों के वेतन में वृद्धि, उनके कार्य सुविधाओं में विस्तार या इस तरह की नियमितीकरण की डिमांड्स, इस तरह की जो मांगे होती है उनका निराकरण करवाने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। जो मशीनरी इसमें उपलब्ध है वो तीन तरह की है। एक मशीनरी वो है जो सलाहकार का काम करती है, यानी शासन के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिन्हें कंसीलिएशन ऑफिसर या समझौता अधिकारी कहा जाता है, उनके सामने विवाद आते हैं और उन विवादों का निराकरण आपसी समझौते के द्वारा करने का प्रयास उन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि वहां पर सफलता नहीं होती तब ऐसी स्थिति में ये विवाद श्रम न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण, इस प्रकार के दो फोरम हैं, इन फोरम में भेजे जाते हैं। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत विवाद होते हैं सेवा समाप्ति से संबंधित, वो सामान्यतः जाते हैं श्रम न्यायालय को। और जो विवाद होते हैं वेतन वृद्धि या इस तरह के जिसमें 100 या 100 से ज्यादा मजदूरों के हित प्रभावित होते हों, ऐसे विवाद जाते हैं औद्योगिक न्यायाधिकरण को। अब औद्योगिक न्यायाधिकरण की अगर हम बात करें तो वे भी दो तरह के हैं। एक राज्य शासन द्वारा बनाए गए और दूसरा केंद्र शासन द्वारा बनाए गए। केंद्र शासन द्वारा बनाए गए जो अधिकरण है उसमें भी फिर एक नेशनल ट्रिब्यूनल भी है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होते हैं उनके निराकरण का कार्य करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ कि जैसे हवाई कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं या बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके जो विवाद होते हैं ये रेफर होते हैं नेशनल ट्रिब्यूनल को। अन्य विवाद रेफर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। और जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए अधिकरण है, न्यायाधिकरण है, उनके पास राज्य शासन से संबंधित विवाद जो है वो भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार का एक ये मोटे तौर पर तीन तरह का, मैंने आपको जैसा बताया, तीन तरह की एक थ्री टियर सिस्टम है जिसके अंतर्गत विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। एक बहुत बड़ा इसके अंदर प्रावधान है, जो प्रावधान कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये जो नियोक्ता है, कारखाने के मालिक हैं, इनके लिए बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है। अगर किसी मजदूर के द्वारा ये कहा जाता है कि वो अपने विवाद में किसी वकील को खड़ा करना नहीं चाहता, वकील को अपनी तरफ से उपस्थित नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वह मजदूर अपनी तरफ से किसी अपने सामने जो मामला जब कोर्ट में जाएगा तब उसके अंदर किसी नियोक्ता की ओर से भी कोई वकील उपस्थित नहीं हो सकेगा। इस प्रकार मालिक और नौकर दोनों आमने सामने एक दूसरे के अपनी अपनी जो बात है वो कह सकेंगे। तो एक ये बहुत ही
बड़ा, और इसी तरह का जो एक, अगर आपको पता हो तो इसी तरह का एक प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट में भी होता है कि जहां पर वकील की उपस्थिति को रोका गया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है। सेवा समाप्ति की जो प्रावधान के जो प्रकरण होते हैं, इसके अंदर दोनों पक्षों की तरफ से उनके उनके जो बातें होती हैं, जो उनका कहना होता है, वो न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। फिर दोनों पक्षों के कथन अंकित होते हैं और उसके बाद उसके आधार पर श्रम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है। सीधी रिट याचिका दायर होती है हाईकोर्ट में और उसका निराकरण हाईकोर्ट से किया जाता है। इसी प्रकार जो मैंने आपको जो दूसरा विवाद बताया था कि दूसरा विवाद सेवा कार्य सुविधाओं में वृद्धि या वेतन में वृद्धि या इस तरह के जो विवाद होते हैं, जो यूनियन के द्वारा ग्रुप के बारे में किए जाते हैं, यानी एक किसी इंडिविजुअल वर्कर का मुकदमा नहीं है, वो एक क्लास का मुकदमा है, बहुत सारे लोगों को से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे विवाद जो जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, उसका निराकरण का भी तरीका वही है कि दोनों पक्ष अपना अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम प्रस्तुत करते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से उनके जो साक्ष्य होती है उनका उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसका परीक्षण होता है और उसके बाद न्यायाधिकरण अपना निर्णय देता है। उस निर्णय के लिए भी कोई अपील नहीं होती, उसका रिट याचिका के द्वारा ही उसका निराकरण किया जाता है, हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर करके। तो ये एक मोटे तौर पर विवाद का जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से विवाद का निराकरण श्रम अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक कड़ी है इसके अंदर, वह है समझौते की कार्रवाई। समझौते की कार्रवाई के लिए पहले तो सालों साल ये कार्रवाई चला करती थी, लेकिन 2011 में एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट औद्योगिक विवाद अधिनियम में किया गया और ये बात डाली गई कि यदि सेवा समाप्ति से संबंधित कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए समयावधि निश्चित कर दी गई कि 45 दिन में इस तरह के विवाद का समाधान समझौता अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और अगर समझौता अधिकारी 45 दिन की अवधि में ऐसे विवाद का निराकरण नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उस विवाद को समाप्त मान लिया जाएगा और उसके आधार पर जो पीड़ित पक्षकार है या श्रमिक है, वो अपना विवाद लेकर श्रम न्यायालय के समक्ष सीधे जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव कदम था शासन की ओर से कि इसको उसमें जोड़ा, इस प्रावधान को औद्योगिक विवाद अधिनियम में जोड़ा गया। इसके जोड़े जाने से एक जो पेंडेंसी होती थी लेबर ऑफिसर के सामने या समझौता अधिकारी के सामने, वो खत्म हो रही है और उसके बाद 45 दिन में विवाद का जो है रेफरेंस ऑटोमेटिकली लेबर कोड को हो जाता है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण भाग है इसके अंदर, वो महत्वपूर्ण भाग ये भी है कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नाम का इसमें एक अध्याय जोड़ा गया है। उस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के माध्यम में कोई विवाद उपस्थित करके यदि किसी पक्ष का ये कहना हो कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस दोनों की तरफ से हो सकती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस वर्कमैन की तरफ से हो सकती है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ट्रेड यूनियन की तरफ से हो सकती है और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मैनेजमेंट की तरफ से भी हो सकती है। इन तीनों के बारे में जो पीड़ित पक्ष है वो अपनी बात श्रम पदाधिकारी यानी समझौता अधिकारी के सामने रख सकता है और श्रम पदाधिकारियों के अधिकार है कि वो उस विवाद को न्यायालय को संदर्भित करे। एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जो औद्योगिक विवाद अधिनियम में है वो है रिट्रेंचमेंट से संबंधित, यानी ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। ये तीन भाग हैं जो हर कारखाने के साथ जुड़े होते हैं। कभी कभी कारखाने में ऐसी स्थितियां होती है कि जिसके अंदर प्रोडक्शन जारी रखना संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में ले ऑफ दिया जाता है। अगर किसी कारखाने में मजदूरों की संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां पर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, इन तीनों के लिए सरकार से परमिशन के लिए उसका ये तीनों काम नहीं किए जा सकते। कुछ सरकारों ने अपने यहाँ के कानून में, औद्योगिक विवाद अधिनियम में लोकल अमेंडमेंट किया है और ये बात जोड़ी है कि वहां पर 100 की जगह पर सिर्फ 300 पढ़ा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में और यूपी में, इन स्थानों की तो मुझे जानकारी है कि इन सब जगह पर संशोधन करके ये बात जोड़ी गई है कि यदि श्रमिकों की संख्या 300 या उससे अधिक हो तो वहां पर सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कोई जगह है कि जहां पर 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहां पर
इन तीनों में से कोई कार्य किया जाता है तो उसके लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। शासन से अनुमति तभी होती है जब दोनों पक्षों को सुना जाता है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस पर आदेश किया जाता है। तो और इसमें भी फिर एक बात है कि अगर इसमें किसी पक्ष को उस निर्णय से कोई गुरेज है, कोई उनको उसके बारे में शंका है, कोई विवाद है, तो ऐसी स्थिति में उस विवाद को भी औद्योगिक न्यायाधिकरण को रेफर किया जा सकता है, को संदर्भित किया जा सकता है और उसके बाद औद्योगिक न्यायाधिकरण उस विवाद का निराकरण यथासंभव 1 माह में करने की कोशिश करता है। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है औद्योगिक विवाद अधिनियम की। अब अगर एक सब्जेक्ट के बारे में हम अलग अलग इसको ले सकते हैं। अभी जो मैंने आपको औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में जानकारी दी, वो एक संक्षिप्त जानकारी जिसे हम कह सकते हैं कि एक एरियल व्यू है। अब अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं, इससे विस्तार से इसके बारे में समझना चाहते हैं, तो अपने किसी स्थानीय अधिवक्ता से या किसी औद्योगिक विवाद अधिनियम को समझने वाले अधिवक्ता से संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में बता सकेंगे। मित्रों, मैं गिरीश पटवर्धन, मैं आज आपके साथ एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट, जिसका पहले नाम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट था, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये जो अधिनियम है, ये 1924 में बनाया गया था, अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज तक लागू है। इसमें समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं और उन संशोधनों के बाद श्रम न्यायालयों में या जो आयुक्त होते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त आयुक्त होते हैं, उनके यहाँ पर इसके अंतर्गत ढेरों मुकदमे लगते हैं। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ये मुकदमे किन स्थितियों में लग सकते हैं, कौन लगा सकता है, किसके खिलाफ लग सकते हैं, कहाँ लग सकते हैं, इसमें किस तरह का आदेश हो सकता है। तो ये जो एक्ट है, ये पहले सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वो कारखानों पर लागू किया गया था। फिर कारखानों से इसका जो प्रभाव था वो प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया गया और प्रभाव क्षेत्र बढ़ाकर उसे दुकान और जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती है, व्यापारिक स्थापनाएं होती है, उस पर भी लागू किया गया। और अब इसका जो प्रभाव है वो और बढ़ाकर, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो और बढ़ाकर इवन हमारे घर में जो अगर कोई इस तरह की दुर्घटनाएं होती है किसी घरेलू मजदूर के साथ, तो उसको भी कवर किया जा सकता है। यहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों के लिए ये इस अधिनियम की जानकारी रखना और उसके संबंध में जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य करने के दौरान कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में उसका कोई अंग भंग होता है या कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जिससे उसके जो कमाई है, जो कमाने की क्षमता है, उसके अंदर कोई कमी होती है, तो उसके संबंध में वह अपने नियोक्ता से मुआवजे की मांग कर सकता है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के काम के दौरान मृत्यु होती है तो उस स्थिति में भी वह अपने उसके जो आश्रित हैं वे नियोक्ता से मांग कर सकते हैं कि उन्हें क्षतिधन की राशि का भुगतान किया जाए। जब ये कानून लागू हुआ उस समय जो इसकी गणना करने का तरीका था वो कुछ और था। समय के हिसाब से उसके अंदर समय समय पर चेंजेस हुए हैं। आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो आज की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को न्यूनतम वेतन के हिसाब से वेतन मिल रहा है और उसकी यदि मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को आप मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। तो ये एक बहुत व्यापक प्रावधान है जिसका असर सभी श्रमिकों को, इसका लाभ सभी श्रमिकों या उनके आश्रितों को मिल सकता है। हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। कोई भी श्रमिक जब किसी कारखाने में कार्य करने के लिए जाता है या किसी व्यक्ति के यहाँ कार्य करने के लिए जाता है, एक बहुत आम दुर्घटना होती है कि ये कोई व्यक्ति मकान बनाने के काम में लगा है, वो मिस्त्री है और वहां काम करते हुए उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। अब जो मकान बनाने का काम है वह कोई कारखाना नहीं है, वह कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या व्यापारिक संस्थान नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को या अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके डिपेंडेंट्स को कॉम्पेंसेशन पाने का अधिकार होगा। तो ये इसके लिए पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने श्रम न्यायालय हैं उन श्रम न्यायालयों को आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी जो श्रम न्यायालय हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं। यूपी में अगर हम देखें तो यूपी में वहां के जो शासकीय उप श्रम आयुक्त हैं उन्हें इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो हर प्रदेश ने अपने अपने हिसाब से जहां सुलभ न्याय की दृष्टि से इस प्रकार के व्यक्तियों को नियुक्त किया है कि जो श्रमिकों को ऐसी स्थिति में तुरंत लाभ दिला सके। तो ये इस तरह के जो क्षतिपूर्ति आयुक्त हैं इन्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उसके अंदर अगर ऐसा कोई दावा उनके सामने आता है उस दावे की सुनवाई करना, जो सामने वाला पक्षकार है उसको नोटिस जारी करना, दोनों पक्षों के बयान लेना और उसके आधार पर एक निर्णय पारित करना, ये एक उनका अधिकार है। हर नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि यदि उसके यहाँ कारखाने में काम करते हुए किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के लिए वह जो भी क्षतिधन बनता है, जो क्षतिपूर्ति की राशि बनती है, उस राशि का दुर्घटना दिनांक से 1 माह में आयुक्त के पास वह पैसा जमा करे। और यदि वह पैसा जमा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में आयुक्त को अधिकार है कि वह उस रकम के ऊपर 12% तक का ब्याज और पेनल्टी जो 50% तक की हो सकती है दिलाने का उन्हें अधिकार है। तो इसलिए ये जो कर्तव्य है जो हमारे इस अधिनियम के कर्ता धर्ताओं ने जो बनाए हैं उसके अंदर एक इनबिल्ट प्रावधान बना दिया है कि यदि कोई व्यक्ति चूक करेगा, कोई नियोक्ता चूक करेगा तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है वह व्यक्ति जो कर्मकार प्रतिकर आयुक्त है, यानी जो मैंने जैसा आपको बताया कि मध्य प्रदेश में श्रम न्यायालय है और यूपी में सहायक श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त हैं, इनके सामने एक दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उस दावे के आधार पर सूचना पत्र जारी होता है जो नियोक्ता है उसको। यदि 2 व्यक्ति हैं, यानी मुख्य नियोक्ता कोई और है और उसने किसी ठेकेदार के माध्यम से किसी को नियुक्त किया हो तो वो ठेकेदार, ये दोनों उसमें पक्षकार होंगे। उन्हें दोनों को सूचना पत्र जारी होगा। उस सूचना पत्र के आधार पर वे न्यायालय में उपस्थित होंगे, जो उनका कहना होगा बताएंगे और उसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देकर उनकी साक्ष्य ग्रहण कर आदेश दिया जाएगा। मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूं कि इन सब मामलों में चूंकि टाइम इसेंस बहुत आवश्यक है, तो उस टाइम इसेंस के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति ने पैसा जमा नहीं किया है, जो क्षतिधन की राशि जमा नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिकर आयुक्त होते हैं, जो क्षतिपूर्ति कर्मकार आयुक्त होते हैं, वे कॉम्पेंसेशन का आदेश तो करते ही हैं, उसके साथ में ब्याज का आदेश और उसके साथ में क्षतिधन जो पेनल्टी उसका भी आदेश करते हैं। तो ये इस आदेश के खिलाफ जो अपील का प्रावधान है वह अपील होती है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जब तक वो पूरी राशि जमा नहीं की जाती तब तक इसकी अपील दायर नहीं हो सकती। यानी अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन ऑटोमेटिकली स्वयमेव हो जाता है, इस प्रकार से कि वो राशि जमा किए बगैर उसकी अपील ही नहीं हो सकेगी। तो ये एक तरह के मामले हुए। दूसरे तरह के मामले वो होते हैं जहां पर नियोक्ता स्वयं होकर अपनी तरफ से राशि न्यायालय में जमा कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो प्रतिकर आयुक्त होते हैं उन्हें स्थानीय अखबारों में इसके बारे में एक विज्ञप्ति जारी करना पड़ती है। वो विज्ञापन प्रकाशित होता है। उस विज्ञापन में यह बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु होने की वजह से उसके जो क्षतिधन की राशि है वह न्यायालय में जमा की गई है और उसके लिए जो भी उसके आश्रित हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट या एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट आश्रित की बात करता है, लीगल एयर की बात नहीं करता। तो आप समझेंगे कि लीगल एयर यानी जो अलग अलग कानूनों में जो पर्सनल लॉज हैं उसके अंदर तय किए गए कि लीगल एयर कौन होंगे, तो उन लीगल एयर्स का इस केस से कोई वास्ता नहीं है। इस केस में जो क्लेमेंट हो सकते हैं वे सिर्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। डिपेंडेंट कौन होंगे, तो वो ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति, उनके बच्चे और माता पिता,
ये जो चार तरह के लोग हैं, यही इसके संबंध में माने जाएंगे कि ये उनके डिपेंडेंट्स हैं। बाकी लोगों को डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। तो ये उन लोगों का अधिकार होता है कि वो श्रम न्यायालय के जो आयुक्त है उनके समक्ष जाए, अपना क्लेम प्रस्तुत करें, और उस क्लेम को देखने के बाद जो आयुक्त महोदय हैं वो आदेश करते हैं कि ये जो राशि जमा हुई है, यह राशि सामान्यतः 10 या 12 लाख के आसपास होती है। तो वो जो राशि जमा हुई है वह राशि का वितरण किस प्रकार से किया जाए। अगर पति पत्नी है और बच्चा है तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए सामान्यतः जो आयुक्त महोदय होते हैं वे आदेश करते हैं कि बच्चे के लिए एक बड़ी रकम जो है वो उसके वयस्क होने तक बैंक खाते में रखी जाए, और बाकी राशि जो है उसका वितरण किया जाए, या पूरी राशि बैंक खाते में रखी जाए और प्रत्येक महीने में उसे ब्याज मिल सके, इस तरीके की व्यवस्था की जाए। ये पूरे तरीके से विवेक होता है जो आयुक्त होते हैं उनका। आयुक्त इसके आधार पर अपना निर्णय करते हैं, और इसके अंदर सामान्यतः कोई विवाद की स्थिति बनती नहीं है। कभी कभी विवाद की स्थिति इस तरह से बन जाती है कि पत्नी कहती है कि पूरा अधिकार मेरा है, माता पिता कहते हैं कि हमारा है। ऐसी स्थिति में आयुक्त का दायित्व होता है कि वो सभी जो डिपेंडेंट हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाते हुए समान रूप से राशि का वितरण करें। ये एक मोटे तौर पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, जो श्रम विधि का एक बेहद महत्वपूर्ण कानून है, इसका मैंने आपको वर्णन किया। इसमें एक तीसरी जो बात है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है वो ये है कि जो बीमा कंपनियां, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बीमा कंपनियां हैं, वे इस प्रकार के बीमा पॉलिसी जारी करती हैं जिसके अंदर अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को का जो पैसा है वो जमा करने का दायित्व वो लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता के पास वो अधिकार है कि अगर इस तरह की कोई पॉलिसी उन्होंने ले रखी है तो उस पॉलिसी के आधार पर वो बीमा कंपनी से कह सकते हैं कि चूंकि एक्सीडेंट हुआ था तो इस एक्सीडेंट के संबंध में जो बीमा जो क्षतिधन की राशि है वो जमा करने का काम वो करें। ये एक तीसरा एस्पेक्ट है, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा कोई बीमा है तो उस स्थिति में भी जो पेनल्टी और ब्याज, इन दो राशियों के भुगतान का दायित्व तो इसके बाद भी नियोक्ता का, जो मुख्य नियोक्ता है उनका रहेगा। उसका वरण, उस दायित्व का वरण बीमा कंपनियां नहीं करती हैं। तो ये एक मैंने संक्षिप्त में आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट या एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट के बारे में आपको बताया है। आप अगर इसके संबंध में कोई प्रश्न हो तो यूबी मीडिया पर जो YouTube है उस पर आप पूछ सकते हैं, उनका निराकरण का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।